अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो चैप्टर 1 में आप जो है वो ये देख सकते हैं कि हमने आपसे पहले फिजिक्स डिस्कस किया था, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डिस्कस किया था, सही है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ डिस्कस किया था, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कस किए थे। और अगर मैं इसके एमसीक्यूज की बात करूं चैप्टर 1 के, तो चैप्टर 1 के एमसीक्यूज आप सामने देख सकते हैं। ये तमाम स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है चैप्टर 1 से रिलेटेड एमसीक्यू है, तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे पास जो है वो चैप्टर 1 से रिलेटेड एमसीक्यू है। इब्न हैतम कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड डैश फिजिक्स, इब्न हैतम कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड डैश फिजिक्स। तो मुझे तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करके बताएं, मुझे तमाम स्टूडेंट जो है वो चैट पर रिप्लाई करके बताएं इब्न हैतम कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड डैश फिजिक्स। वी हैव 4 ऑप्शन, न्यूक्लियर फिजिक्स, ओशियनोग्राफिक, ऑप्टिकल फिजिक्स या थर्मल फिजिक्स। मोहम्मद हारिस ने न्यूक्लियर जवाब दिया है, और अनुषा, ईमान, हसीब, अलीजा, आप लोग क्या समझते हैं? अब देखें, इब्न हैतम ने हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज भी दिए, सही है, हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, कॉनकेव लेंस पढ़ा, कॉन्वेक्स, मतलब हम जब आप इंशाल्लाह आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो ये उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इब्न हैतम बेसिकली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड डैश फिजिक्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुझे बाकी स्टूडेंट भी रिप्लाई अगर कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। अनुषा, ईमान, हसीब, मोहम्मद हारिस, सैयद अरसलान जहीर, इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? हसीब बोल रहे ए होगा, नहीं बेटा, और तमाम स्टूडेंट सही से रिप्लाई कर दें। इसका सही आंसर होगा बेटा, इसका सही आंसर होगा ऑप्टिकल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? ऑप्टिकल होना चाहिए। तो जो सही आंसर होगा वो बेटा क्या होगा? ऑप्टिकल होगा। चलिए, मैं आपको स्क्रीन मैंने चेंज करी है ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? इसका सही आंसर ऑप्टिकल होगा, सही है। अगला क्या एमसीक्यू है हमारे पास? अगला एमसीक्यू है द नेम ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज बोर्न इन बसरा एंड मेड सेवरल डिस्कवरीज ऑन म्यूजिक वाज डैश, अल-बेरूनी, अल-किंदी, अल-ख्वारिज़मी और नसीरुद्दीन तूसी। तो द नेम ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज बोर्न इन बसरा, वो कौन सा साइंटिस्ट है, मुसलमान साइंटिस्ट जो बसरा में पैदा हुए हैं?
और उन्होंने सेवरल डिस्कवरीज भी की हैं और म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट वगैरह के हवाले से भी उन्होंने डिस्कवरी की है। तो हसीब का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हसीब ने बोला है कि सर ऑप्शन ए है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम अलीजा का भी सही आंसर है, अल-बैरूनी। Dr. Abdul Salam was awarded the Nobel Prize for his work on DASH. Dr. Abdul Salam was awarded the Nobel Prize for his work on DASH. We have four option: electronics है, radiation है, grand unification theory और gravitation है। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो नोबेल प्राइज मिला था अपने काम पर, उनका वर्क क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स में था, रेडिएशन में था, ग्राउंड यूनिफिकेशन थ्योरी में था या ग्रेविटेशन में था? तो बेटा डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो नोबेल प्राइज मिला था, वो तमाम स्टूडेंट के ऑप्शन रॉन्ग है। सही ऑप्शन क्या है? ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर जो है उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। मल्टीपल एमसी। इसके बाद जो मैं है चैप्टर नंबर 2 पर जाएंगे। मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमने आपसे डिस्कस किया था मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ी थी हमने, सही है। तो उससे रिलेटेड कुछ हम एमसीक्यू स्टडी करते हैं। अगर तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पे एमसीक्यू दिख रहा है, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो चैट पर रिप्लाई करके मुझे बताएं तमाम स्टूडेंट्स के 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। क्योंकि आपके पास ऑप्शन मिलीमीटर में है। ऑप्शन ए 10 की पावर 4 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 10 की पावर 3 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 10 की पावर 2 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 10 की पावर 6 मिलीमीटर। अनुषा का बिल्कुल सही आंसर आया है ऑप्शन 10 की पावर 3 वाला। तो बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स ने पढ़ाया था, बहुत डीप में पढ़ाया था कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा कि 1 मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर होते हैं। 10 की पावर -9 सेकंड इज कॉल्ड अ डैश सेकंड। अब जरा तमाम स्टूडेंट बताएं जरा 10 की पावर -9 सेकंड का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिली सेकंड होगा, माइक्रो सेकंड होगा, नैनो सेकंड होगा या डेसी सेकंड होगा? 10 की पावर -9 बेटा। ईमान सैयद ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 10 की पावर -9 का मतलब क्या है? नैनो सेकंड होगा। अगर आपको याद हो, मिली में 10 की पावर -3 यूज होता है, माइक्रो में 10 की पावर -6 यूज होता है, नैनो में 10 की पावर -9 यूज होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 10 की पावर -9 होगा, नैनो सेकंड होगा। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई सिस्टम। तो बेटा जब आप तमाम स्टूडेंट अप्लाई करें तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? The fundamental unit of length in SI system is dash. We have 4 options. ओके, ईमान सैयद ने जवाब दिया है कि सर ऑप्शन बी मीटर। अनुषा ने बोला है किलोमीटर। अनुषा का जवाब गलत हो गया है, ईमान सैयद का जवाब सही है। ऐसा यूनिट जो लेंथ की होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। अफलान जहीर ने सही जवाब दिया है मीटर। अलीजा अजहर ने भी मीटर जवाब दिया है।
The standard meter is made of dash and is placed at the International Bureau of Weight and Measuring Several Paris. We have four options: platinum and copper, iron and copper, iron and iridium, platinum and iridium. स्टैंडर्ड मीटर की जो रोड रखी गई है इंटरनेशनल ब्यूरो में, वो किस मटेरियल से मिलकर बनी है? इमाम सैयद ने जवाब दिया है ऑप्शन डी, प्लाटिनम एंड इरिडियम। और भी स्टूडेंट जवाब दें ताकि हम आगे बढ़ें। अजीजा कह रही है प्लाटिनम एंड कॉपर, ऑप्शन ए। पहले तमाम स्टूडेंट सही से जवाब दें, रिप्लाई करें ताकि मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्लाटिनम है इरिडियम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्लाटिनम है इरिडियम। अब देखें इसके कुछ ट्रू फॉल्स भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई यूनिट इज मिनट। क्या टाइम की एसआई यूनिट मिनट होती है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसका आंसर गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये फॉल्स हो गया। इसका सही आंसर क्या है? टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड। तो बताएं जरा तमाम स्टूडेंट, इसका जो सेकंड ट्रू फॉल्स है, सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपने ट्रू है या फॉल्स डिसाइड करना है कि द एसआई यूनिट ऑफ इज मीटर पर सेकंड और पर सेकंड। तो क्या ये एक्सीलरेशन की यूनिट सही दी हुई है? अब तमाम स्टूडेंट चैट में रिप्लाई करें, ट्रू है या फॉल्स है। तमाम स्टूडेंट चैट में रिप्लाई करें, ये ट्रू है या फॉल्स है। ईमान सैयद कह रही है फॉल्स है। अलीजा कह रही है ट्रू है। सर यार अफलान कह रहे हैं ट्रू है। तो जो बच्चे कह रहे हैं ट्रू है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसलिए जो है वो क्या है, ये ट्रू है। 1 नैनो सेकंड 10 की पावर -8 सेकंड होता है। चैट पर रिप्लाई करें, ट्रू है या फॉल्स है। 1 नैनो सेकंड 10 की पावर -8 सेकंड होता है। ईमान सैयद कह रही है फॉल्स है। अनुषा कह रही है फॉल्स है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तमाम स्टूडेंट, क्योंकि 10 की पावर -9 होता है नैनो, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब बताएं, 100 of a millimeter can be measured directly with a micrometer screw gauge. अगला एमसीक्यू देखिए क्या है, 100 ऑफ अ मिलीमीटर। नहीं पता। अगला एमसीक्यू देखिए, 100 ऑफ अ मिलीमीटर कैन बी मेजर्ड करेक्टली विद अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। यहाँ मिलीमीटर 100 ऑफ अ मिलीमीटर कैन बी मेजर्ड करेक्टली विद अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो हम स्क्रू गेज से बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी सिलेंडर का डायमीटर भी निकालते हैं और लेंथ भी निकालते हैं। तो ये 100 ऑफ अ मिलीमीटर बोल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। फिजिकल बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग वेट। फिजिकल बैलेंस जो है वो वेट मेजर करने के लिए है। तो फिजिकल बैलेंस से हम जो है वो सही है, इसका भी ट्रू हो जाएगा। और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होगी? द फंडामेंटल लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।
मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, चैट पर रिप्लाई करें तमाम स्टूडेंट्स को। ये एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स क्लियर हुए। सबसे पहले जब हम बात करना शुरू करते हैं एलिमेंट के साइज की, तो एलिमेंट का साइज करता है उसके एलिमेंट में मौजूद शेल पर। अब मैं मजीद एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ, ड्रॉ करने की कोशिश करो। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सेंटर पार्ट है यहाँ पर, ओके, उसके बाद ये फर्स्ट शेल बनता है, फिर उसी तरह ये सेकंड शेल बनता है, एक मिनट रुकिएगा, तो स्क्रीन शेयर करा दूं। इस एटम के साइज में इजाफा होता है, तो किसी भी एटम की साइज उसमें मौजूद शेयर्स की तादाद, और हमें ये बात पता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है वो सबसे, एक मिनट रुकिएगा जरा बेटा, स्क्रीन शेयर करा रहा हूं, कम इलेक्ट्रॉन रखता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन रखता है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास k शेल होता है, और k शेल में कौन सा सब शेल होता है, सिर्फ s शेल होता है। इसका मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट साइज के हिसाब से कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, हाइड्रोजन। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं, शेयर्स में भी इजाफा होता रहता है, और जब शेयर्स में इजाफा होता रहेगा तो उसके साथ साथ क्या होता रहेगा, वो एटम का साइज भी, एलिमेंट का साइज भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो साइज ऑफ बेटा एक मिनट दिएगा, फाइल प्रोसेस में है, शेयर होती है तो मैं फिर आपको स्टार्ट करवाता हूँ। स्मॉलेस्ट एलिमेंट साइज के मुकाबले में सबसे ज्यादा कौन सा होगा, छोटा, दैट इज हाइड्रोजन। ये पूरी बात सबको तरीके से कांसेप्ट समझ में आ गया है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्यों हो सकता है हाइड्रोजन, तो इसके पास एटम की तरह बाकी तमाम एलिमेंट्स को मुकाबले में सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं और उसमें क्या कहा जा रहा है, नंबर 8 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कार्बन ब्लैक एंड हाइड्रोजन ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ डैश। क्या मतलब हुआ बेटा, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिकम्पोजिशन करवाने पर कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा कंपाउंड है जिसको अगर डिकम्पोज किया जाए तो कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन के हासिल होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ CH। ओके स्टूडेंट, स्क्रीन पर आपको मेंशन हो रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलें अब हम जो है वो देखें, by applying equal force on a sphere of a plastic and iron of equal volume, greater acceleration is produced in the plastic sphere because it masses। कहते हैं कि अगर हम एक इक्वल फोर्स अप्लाई करें प्लास्टिक के स्फीयर पर और आयरन पर, ज़ाहिर प्लास्टिक का स्फीयर हल्का होगा आयरन के स्फीयर के मुकाबले में, जिनका वॉल्यूम इक्वल है और एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, रफ्तार बढ़ रही है प्लास्टिक वाले स्फीयर में, तो बिकॉज इट मासेस। तो आप बताएं, वी हैव 4 ऑप्शन, मोर है, लेस है, मोर बट यू इज लेस, या लेस बट यू इज मोर। एक आयरन का स्फीयर है, एक प्लास्टिक का स्फीयर है, दोनों पे एक जैसी फोर्स अप्लाई हुई है। बेटा ये यू नहीं है, ये यू जो है समझ लें माइक्रो की साइन है, और माइक्रो हमारे पास क्या था इसको, बल्कि यूं मैं इसके ऑप्शन थोड़ा सेट कर देता हूँ। पहले आप एमसीक्यू समझें, ये अनुषा ने जो आंसर दिया ना लेस का, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इन्होंने ये कहा था कि एक प्लास्टिक का स्फीयर और एक आयरन का स्फीयर है, दोनों के इक्वल वॉल्यूम में, एक्सीलरेशन रफ्तार बढ़ रही है प्लास्टिक की,
तो प्लास्टिक की रफ्तार क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसका मास क्या है, कम है आयरन के मुकाबले में। तो यहाँ पे यू की जगह आप मास इज लेस लिख सकते हैं। मास इज मोर, रफ्तार ज़्यादा है लेकिन मास क्या है, कम है। इस ऑप्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ, आप यू कर सकते हैं कि मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन इज लेस, और यहाँ आप लिख सकते हैं नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेस है। क्या अगर प्लास्टिक का स्फीयर है और आयरन का स्फीयर है, तो मेरे पास जो है वो बेसिकली आयरन भारी है, प्लास्टिक हल्का है, तो प्लास्टिक की रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी और आयरन के स्फीयर की रफ्तार क्या होगी, कम होगी, क्योंकि प्लास्टिक का जो स्फीयर है एक्चुअली उसका मास क्या है, लेस है। उसका मास क्या है, लेस है। अब क्लियर है तमाम स्टूडेंट को, तो चैट पर रिप्लाई करें। अगला है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होगी, चैट पर रिप्लाई करें। फोर्स की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, मिली सेकेंड होगी, किलोग्राम होगी या न्यूटन होगी? तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें। ईमान सैयद कह रहे हैं न्यूटन, मोहम्मद हारिस कह रहे हैं न्यूटन, अनुषा आपका आंसर गलत हो गया है। फोर्स की यूनिट क्या है, सही न्यूटन होगी। द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, अब बताएं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट क्या होगा? ऑप्शन ए न्यूटन होगा, ऑप्शन बी किलोग्राम होगा, ऑप्शन सी मीटर होगा या ऑप्शन डी नन होगा? पहली बात तो ये है कि बेटा फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। माइक्रो इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। तो ऊपर फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है और नीचे फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो आप इस पे लगाएंगे नन ऑफ दी अबव। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। चौथा ऑप्शन, चौथा इसका एमसीक्यू है, फोर्थ एमसीक्यू, फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज्ड। अच्छा हाजिस मैं दोबारा समझा रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोबारा समझा रहा हूँ, हाजिस को समझ में नहीं आया है ये एमसीक्यू। तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का सिंबल ये होता है और उसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन आर। क्या फॉर्मूला होता है? अब आप तमाम स्टूडेंट बताएं फोर्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है और कैपिटल आर की यूनिट भी, क्योंकि रिएक्शन फोर्स है तो यूनिट होती है और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होता है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं बनती, जिसको हम लिखते हैं नन। अब हालिस बताएं समझ में आ गया है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन आर। तो फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है और आर की यूनिट भी न्यूटन होती है, कैंसिल आउट हो जाते हैं तो उनकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए वो क्या बन जाता है, ये मैंने इधर समझाया है कि माइक्रो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला एफ अपॉन आर होता है। फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है, रिएक्शन फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाती हैं तो इसकी यूनिट कोई भी नहीं होती, तो इसलिए हम लगाते हैं नन। अब समझ में आ गया है तमाम स्टूडेंट्स को? ओके, फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग बिकॉज दो, फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन को हम कम करते हैं। असल में ये इस चैप्टर के एमसीक्यू है नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ जो इस चैप्टर के एमसीक्यू, क्योंकि अभी हमें इस चैप्टर के लिए और टॉपिक भी पढ़ने हैं आगे, तो जरा देख लेते हैं इसको। फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग बिकॉज दे डैश। फ्रिक्शन हम बॉल बेयरिंग को यूज करते हुए, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम किसी शॉप के शटर गेट की बात करें, तो शटर गेट नीचे करते में ऊपर करते में हमें परेशानी होती है, तो हम उसके स्लाइड्स पर लेफ्ट और राइट साइड पर ग्रीसिंग करते हैं, ऑयल लगाते हैं ताकि वो इजीली ऊपर भी मूव हो सके और नीचे भी मूव हो सके। तो आपने ऑयलिंग करके ग्रीसिंग करके जो है वो उसकी फ्रिक्शन रगड़ क्या कर दिए, कम कर दिए। मिसाल के तौर पर किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पर आपने क्या करना है,
अब अगर आप फ्रिक्शन कैन बी डिग्री, अगर मिसाल के तौर पर दो आपके पास कार्ड शीट है, तख्ते हैं, अगर एक को आप ऐसे ही रोड पर मूव करवाएंगे तो उसको मूव करना मुश्किल होगा। अगर एक के नीचे एक कार्ड के नीचे अगर आप जो है वो 4 व्हील लगा देंगे, बेयरिंग लगा देंगे, तो उसका मूव करना आसान होगा। इसका मतलब आपने बेयरिंग यूज करते हुए फ्रिक्शन क्या कर दिए, फ्रिक्शन क्या कर दिया आपने, कम कर दिए। तो उसका सही आंसर क्या होगा कि आपने बेयरिंग को यूज करते हुए, बॉल बेयरिंग का मतलब क्या है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आपने रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। अगला एमसीक्यू है कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल देन द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। अब फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एम ए होता है। अगर मैं फोर्स डबल करूंगा तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। When a horse pull a wagon, the force which causes the horse to move forward is the force. अगर मैं किसी अगर हॉर्स जो है, कोई घोड़ा जो है वो वैगन को पुल कर रहा है, द फोर्स विच फोर्सेस द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स। उसको कौन सी फोर्स सपोर्ट करेगी, यकीनन जमीन की फोर्स सपोर्ट करेगी। तो मेरा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन हिम, ग्राउंड की फोर्स जो है वो उसके ऊपर क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी। विच इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास 800 ग्राम। अब देखें 800 ग्राम मास दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 800 ग्राम का मास का मतलब मेरे पास फॉर्मूला यूज होगा W इजिकल टू एम जी। तो मेरे पास मास कितना है, 800 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, 800 को जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। और ग्रेविटी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ग्रेविटी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब मैं 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। स्टूडेंट आज का लेक्चर मैं इतना ही रख रहा हूँ। मुझे तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि आज का लेक्चर जो मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए चैप्टर 1, 2 और 3 के बाकी एमसीक्यूज मैं बाद में डिस्कस करूंगा। क्या तमाम स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गए। अनुषा का रिप्लाई आ गया, यस सर। हारिस का रिप्लाई आ गया, यस सर। ईमान का रिप्लाई आ गया, यस। वानिया हाशमी समझ में आ गए हैं आज का लेक्चर आपको। चलें रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दूंगा तो मजीद समझ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।